अध्याय 7। इस वीडियो के अंतर्गत हम इंडियन इकोनॉमी अध्याय 7 का पार्ट 1 देखेंगे। इसके अंतर्गत देखिए आपको ये मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र आपको आता है। पहला अध्याय आपको अध्याय नंबर 7 जो आपको यहाँ पर है, आपको अध्याय नंबर 7 मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल आपको है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा यहाँ का आता है कि मंदी और यहाँ का मंदी और उछाल। देखिए मंदी और उछाल के दौर में आर्थिक गतिविधियों के स्तर में उतार चढ़ाव एक प्रमुख कारक से तय होता है। मुद्रास्फीति से संबंध भविष्य में मांग की संभावना या संभावनाएं। देखिए मंदी और उछाल के दौर में आर्थिक गतिविधि के स्तर में उतार चढ़ाव एक प्रमुख कारक से तय होता है। मुद्रास्फीति से संबंध भविष्य में मांग की संभावनाएं। यहाँ आपको संभावनाएं लिखा हुआ है, जबकि यहाँ आपको संभावनाएं लिखा है, जो होना चाहिए संभावनाएं। ये अर्थशास्त्रियों के बीच हमेशा चर्चा का एक दिलचस्प मुद्दा रहा है। अब इस अध्याय के अंतर्गत हम क्या मुद्रास्फीति, इस अध्याय के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आपको ये सारी चीज़ हो गया, इतने सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, तो खैर उनकी चर्चा यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ आपको अब हम आगे देखिए, सबसे आपको प्रस्तावना है। सबसे यहाँ देखिए प्रस्तावना। मुद्रास्फीति, देखिए मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था की त्रिक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिनिटी में से एक है। इसके दो अन्य तत्व विनिमय दर और वृद्धि दर है। इसके दो अन्य तत्व आपको विनिमय दर और वृद्धि दर है। महंगाई प्राइस, देखिए महंगाई मतलब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइस राइज, PRICRIS, प्राइस राइज आम आदमी को प्रभावित करने वाली सबसे विदित आर्थिक अवधारणा है। भारत में यह एक काफ़ी संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है। महंगाई के फलस्वरूप चुनाव में कई राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को सत्ता से बाहर होना पड़ा है। लेकिन आम आदमी महंगाई के बढ़ने या घटने के पीछे विद्यमान कारक को, इसके प्रकार और इसे रोकने संबंधी उपायों के साथ इसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को अच्छी तरह नहीं जानता है। इस अध्याय में हमारा उद्देश्य इन सभी अवधारणात्मक और नीतिगत पहलुओं पर एक नज़र डालना है। अब देखिए परिभाषा, इसका डेफिनेशन देखिए, DEFINITION डिफिनीशन देखिए यहाँ पर। कीमतों के समान स्तर में बढ़ोतरी, कीमतों के समान स्तर में बढ़ोतरी, कीमतों के समान स्तर में सतत वृद्धि, कीमतों के समान कीमतों के समान स्तर में आपको एक मिनट, कीमतों के समान स्तर में बढ़ोतरी, कीमतों के समान स्तर में आपको बढ़ोतरी, कीमतों का समान स्तर में सतत वृद्धि, कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि। अर्थव्यवस्था में कीमतों के समान स्तर में कुछ समय से लगातार बढ़ोतरी हो रही है तथा चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये महंगाई है। ये मुद्रास्फीति की कुछ बेहद परिचित किताबी परिभाषा है। अगर किसी एक चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो ये महंगाई नहीं है। अगर किसी एक चीज़ की दाम बढ़ रही है तो ये महंगाई नहीं है। मुद्रास्फीति तब है जब अधिकतर चीज़ों के दाम बढ़ गए हों। मुद्रास्फीति तब है जब अधिकतर चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। मूल्य स्तरों में क्या हुआ? मूल्य स्तरों में आने वाली साधारण गिरावट को अर्थशास्त्र में दो शब्दों के माध्यम से सूचित किया जाता है। पहला अपस्फीति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, DISINFLAT, डिसइन्फ्लेशन, और दूसरा अपस्फीति, जिसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ये पहला होता है अपस्फीति को हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, और दूसरा को बोलते हैं अपस्फीति बोलते हैं अंग्रेजी में डिफ्लेशन, DEFLATION, डिफ्लेशन। लेकिन इन अवधारणाओं के माध्यम से मूल्य ह्रास के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया जाता है। जहाँ अपस्फीति अर्थव्यवस्था की अच्छी होती है क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलती है। अब यहाँ देखिए, अपस्फीति अर्थव्यवस्था की अच्छी होती है क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलती है। वहीं अपस्फीति जो आपको यहाँ पर देखिए, अब जो है मतलब जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, जो बोलते हैं वो आपको अर्थव्यवस्था की अच्छी होती है। लेकिन अप जो होता है, जिसको अंग्रेजी में हम डिफ्लेशन बोलते हैं, वो अर्थव्यवस्था की अच्छी नहीं होती है। वहीं आपको अपस्फीति अर्थव्यवस्था की अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था में सुस्ती एवं रिसेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। व्यवहार में एक ही शब्द मुद्रास्फीति मूल्य स्तरों के बढ़ने एवं घटने की स्थितियों को दर्शाने के उपयोग में लाया जाता है।
अगर मूल्य स्तर देखिए, अगर मूल्य स्तर ऊपर गया है तो कहा जाता है कि मुद्रास्फीति बढ़ी, और अगर मूल्य स्तर नीचे गया है तो कहा जाता है कि मुद्रास्फीति घटी है। अगर मूल्य स्तर ऊपर गया है तो यहाँ पे देखिए, अगर मूल्य स्तर ऊपर गया है तो कहा जाता है कि मुद्रास्फीति बढ़ी है, और अगर मूल्य स्तर नीचे गया है तो कहा जाता है मुद्रास्फीति घटी है। मुद्रास्फीति दर को देखिए, मुद्रास्फीति दर को मूल्य सूचकांक प्राइस इंडेक्स इंडिसेस इंडिसेस INDIS इंडिसेस के आधार पर मापा जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं: थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। तो आपको WPI का मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर CPI का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मूल्य सूचकांक को देखिए, मूल्य सूचकांक को मूल्यों के औसत स्तर की माप होता है। मूल्य सूचकांक को मूल्यों के औसत स्तर की माप होता है, अर्थात इससे किसी एक विषय वस्तु के वास्तविक मूल्य का पता नहीं चलता। मुद्रास्फीति दर सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन की दर होती है। मुद्रास्फीति दर सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन की दर होती है, जिसकी माप निम्न प्रकार से की जाती है। मुद्रास्फीति दर देखिए, मुद्रास्फीति दर वर्ष एक्स, देखिए आप एक आपको फॉर्मूला, मुद्रास्फीति दर वर्ष एक्स बराबर मूल्य स्तर वर्ष एक्स माइनस माइनस आपको मूल्य स्तर वर्ष एक्स -1 बट्टा में आपको मूल्य स्तर वर्ष एक्स -1 गुना 100। तो यहाँ की मुद्रास्फीति दर आपको, तो यहाँ एक बार फॉर्मूला आपको क्या, मुद्रास्फीति दर वर्ष एक्स बराबर आपको फॉर्मूला आता है मूल्य स्तर वर्ष एक्स माइनस मूल्य स्तर वर्ष एक्स -1 बट्टा में आपके यहाँ पर हो जाएगा मूल्य स्तर वर्ष एक्स -1 गुना 100 आप कर दीजिए। अब देखिए, यह दर प्रतिशत के रूप में दर्शाई जाती है। हालांकि मुद्रास्फीति संख्याओं में भी दर्शाई जाती है। मूल्य सूचकांक अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का एक भारयुक्त औसत होता है। सूचकांक में देखिए, सूचकांक में विगत के किसी विशेष वर्ष आधार वर्ष में कुल भार को 100 के रूप में लिया जाता है, जबकि इसकी तुलना चालू वर्ष से की जाती है, जिसमें चालू वर्ष में मूल्यों में उतार चढ़ाव को दर्शाया जाता है। फिर आपको यहाँ पर आगे हैं कि देखिए, दर्शाया आधार वर्ष की तुलना में, यहाँ पर आपको देखिए आधार वर्ष की आपको आधार वर्ष की तुलना में 100 में जो देखिए, आधार वर्ष की तुलना में आधार वर्ष की तुलना में 100 में जो उतार चढ़ाव आता है, उनसे मुद्रास्फीति को अंकों में मापा जाता है। आधार वर्ष की तुलना में 100 में जो उतार चढ़ाव आता है, उनसे मुद्रास्फीति को अंकों में मापा जाता है। आधार वर्ष की तुलना में 100 में जो आपको उतार चढ़ाव आता है, उनसे मुद्रास्फीति को अंकों में मापा जाता है। आधार वर्ष की तुलना में 100 में जो उतार चढ़ाव आता है, उनसे मुद्रास्फीति को अंकों में मापा जाता है। मुद्रास्फीति को देखिए, मुद्रास्फीति को बिंदु दर बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट मापा जाता है। मुद्रास्फीति को बिंदु दर बिंदु, पॉइंट दर पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट मापा जाता है। देखिए, जिसका अर्थ यह है कि वार्षिक मुद्रास्फीति की संदर्भ स्थिति 2 लगातार वर्षों में जनवरी 1 से जनवरी 1 होती है। उसी प्रकार साप्ताहिक मुद्रास्फीति दर किसी एक सप्ताह में आए बदलाव को व्यक्त करती है, जिसका संदर्भ सप्ताह के लगातार 2 अंतिम दिन होते हैं, जैसे कि भारत में 2 शुक्रवार का अपराह्न 5 बजे का समय। अब ये समझिए कि मुद्रास्फीति क्यों होती है, व्हाई इन्फ्लेशन अकर्स। मुद्रास्फीति क्यों होती है, इस मुद्दे पर अर्थविदों में पूरी 19वीं और 20वीं सदी में बहस चलती रही, और यह बहस अब भी जारी है। लेकिन इस बहस से हमें मुद्रास्फीति होने के पीछे विद्वान कारणों के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हो सका है, वह महत्वपूर्ण है। इसे हम 2 खंडों में बांट कर देख सकते हैं। पहला, 1970 के दशक के पूर्व, प्री 1970 देखिए, 1970 के दशक से पहले जब मुद्रावादी स्कूल का चरण नहीं आया था, तब तक अर्थशास्त्री महंगाई के 2 कारणों को लेकर सहमत थे। पहला आपके यहाँ देखिए मांग मुद्रास्फीति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, और दूसरा ये आपको होता है यहाँ पर लागत जनित मुद्रास्फीति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं।
तो आपको सबसे पहले हम यहाँ पर मांग रहित मुद्रास्फीति को पढ़ेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को यहाँ पढ़ेंगे। देखिए मांग और आपूर्ति, यहाँ पर आपको क्या है कि मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन। देखिए मांग और आपूर्ति के बीच, मांग और आपूर्ति के बीच आपको मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन से मुद्रास्फीति दर बदल सकती है। मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन से मुद्रास्फीति की दर बदल सकती है। या तो मांग आपूर्ति के स्तर से अधिक हो जाता है, या फिर आपूर्ति मांग से कम हो जाता है। देखिए और इस वजह से महंगाई बढ़ती है। ये किन्सवादी विचार है, किन्स स्कूल का मानना है कि कर बढ़ाकर और सरकारी खर्चों में कटौती करके लोगों को व्यय करने से रोका जा सकता है और अतिरिक्त मांग पर काबू पाया जा सकता है। व्यवहार में सरकार ऐसी महंगाई को रोकने के लिए मांग और आपूर्ति के ताने-बाने पर नज़र रखती है। कई बार परिस्थिति के मुताबिक उन चीज़ों का आयात किया जाता है जिनकी आपूर्ति कम होती है। ऋण और लॉन्स पर ब्याज की दर बढ़ाई जाती है। मजदूरी को भी संशोधित किया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कि दूसरा लागत जनित मुद्रास्फीति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए ये कारकों इनपुट्स की लागत जैसे कि मजदूरी, कच्चा माल में बढ़ोतरी की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। यानी किसी चीज़ के उत्पादन की लागत बढ़ने के फलस्वरूप कीमतों में होने वाला इजाफा लागत की वजह से होने वाली महंगाई होती है। एक बार फिर देखिए यहाँ पर, देखिए यानी किसी चीज़ के उत्पादन की लागत बढ़ने के फलस्वरूप कीमतों में होने वाला इजाफा लागत की वजह से होने वाली महंगाई होती है। तो किन्स स्कूल ने सुझाव दिया है कि ऐसी महंगाई पर लगाम के लिए कीमतों और आय पर नियंत्रण सीधा असर डालता है। उनके मुताबिक नैतिक प्रत्यायन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोरल सुसेशन SUASION, मोरल सुसेशन को रोकने में कारगर और इसके अलावा यूनियनों की एकाधिकारक शक्तियों को कम किया जाना भी एक अप्रत्यक्ष उपाय। मूल रूप से लागत आधारित महंगाई की मुख्य वजह इस दौर के दौरान ट्रेड यूनियनों की ज़्यादा मजदूरी की मांग थी। आज दुनिया भर की सरकार ऐसी महंगाई को रोकने के लिए कई उपाय अपनाती है, जैसे कच्चे माल पर एक्साइज और कस्टम शुल्क में कमी और मजदूरी संशोधन इत्यादि। आज देखिए दुनिया भर की सरकार ऐसी महंगाई को रोकने के लिए कई उपाय अपनाती है, जैसे कच्चे माल पर एक्साइज और कस्टम शुल्क में कमी और मजदूरी संशोधन इत्यादि। आगे आपको यहाँ पे देखिए 1970 के दशक के बाद पोस्ट 1970 यहाँ पे देखिए 1970 के शुरुआती दौर में मुद्रावादी स्कूल के उदय के बाद मुद्रावाद 1945 के बाद किन्स के प्रबंधन के विरोध में विकसित हुआ। महंगाई की मुद्रावादी संख्या आई, जो तथाकथित मांग रहित मुद्रास्फीति या लागत रहित मुद्रास्फीति एक वैकल्पिक व्याख्या करने की कोशिश की। अब आगे यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर मांग रहित देखिए आपको यहाँ पे आपको क्या है कि मांग रहित मुद्रास्फीति, देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए मांग रहित मुद्रास्फीति मुद्रावादियों के उपभोक्ता के पास उत्पादन के स्तर से अधिक क्रय शक्ति आने की वजह से होती है। ऐसा माइक्रो स्तर पर वेतन के बढ़ने और मैक्रो स्तर पर डिफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से होता है। यह बिना उत्पादन या आपूर्ति का स्तर बढ़ाए हुए लोगों के हाथ में अतिरिक्त मुद्रा देने का मामला है, चाहे अतिरिक्त नोट छापकर या सार्वजनिक उधारी के जरिए। जैसे रुपया बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदने के लिए चीज़ें कम है, ये मांग रहित मुद्रास्फीति का मुख्य स्रोत है। अब देखिए जब आपको देखिए जैसे मान लीजिए आपका रुपया बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदने की चीज़ें कम है, तो ये मांग रहित मुद्रास्फीति का मुख्य स्रोत है। अब देखिए दूसरा यहाँ देखिए लागत जनित मुद्रास्फीति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन इसी तरह मुद्रावादियों की लागत रहित मुद्रास्फीति, इसी तरह मुद्रावादियों के लिए लागत रहित मुद्रास्फीति, इसी तरह मुद्रावादियों के लागत रहित मुद्रास्फीति महंगाई की कोई स्वतंत्र अवधारणा नहीं है, बल्कि यह अतिरिक्त मुद्रा द्वारा वित्त पोषित होती है। ये सरकार द्वारा किया जाता है मजदूरी के संशोधन से, सार्वजनिक उधारी या नोट छापकर। कीमतों में वृद्धि का अपने आप उपभोक्ता की खरीदारी पर असर नहीं पड़ता, बल्कि कुछ अतिरिक्त क्रय शक्ति बनाए जाने की वजह से लोगों के पास अतिरिक्त धन हो जाता है और वे ऊंची कीमतों पर भी खरीदारी करने लगते हैं। अगर
ऐसा नहीं होता तो लोग अपनी खपत जैसे कुल मांग अपनी क्रय क्षमता के हिसाब से कर लेते और इससे चीज़ों की समग्र मांग नीचे आ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब हर लागत जनित मुद्रास्फीति रुपए की अधिकता, मुद्रा आपूर्ति या आमद के बढ़ने का नतीजा है। मुद्रावादियों का मानना है कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में तय स्तर के उत्पादन के लिए तय स्तर की मुद्रा की आपूर्ति जरूरी है। उत्पादन उसी स्तर पर रुपयों की अतिरिक्त आपूर्ति की वजह से मुद्रास्फीति होती है। अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीतिक दबाव की स्थिति को काबू में रखने के लिए उन्होंने समुचित मौद्रिक नीति, मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दर, नोटों की छपाई, सार्वजनिक उधारी आदि भी सुझाई। देखिए, मुद्रावादियों ने मुद्रास्फीति को लेकर कीन्स के सिद्धांतों को खारिज कर दिया। मुद्रावादियों ने आपको मुद्रास्फीति को लेकर कीन्स के सिद्धांतों को खारिज कर दिया। अब आगे यहाँ देखिए, आगे यहाँ पर आपको क्या, आगे आपको यहाँ पर मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय देखिए यहाँ पर मेजर MEASURE मेजर टू चेक इन्फ्लेशन, देखिए यहाँ पर INFLATION इन्फ्लेशन। तो ये मुद्रास्फीति सामाजिक आर्थिक रूप से एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसका हम देखते हैं कि विश्व की सरकार इसे नियंत्रण में रखना एवं लक्षित करना भी चाहते हैं। इसे नियंत्रित करने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, मांग पक्ष उपाय। देखिए, मांग पक्ष उपाय जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिमांड साइड मेजर। देखिए, इस श्रेणी में दो उपाय किए जाते हैं। प्रथमतः उपभोक्ताओं से महंगे हो रहे उत्पादों को कम उपयोग में लाने की अपील की जाती है। लेकिन मिताहार ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी की अपील विश्व में कहीं भी सफल नहीं रही है। दूसरे उपाय के रूप में सरकार अर्थव्यवस्था में प्रवाहित मुद्रा के प्रवाह की मांग को संकुचित कम करती है, जिसे मौद्रिक उपाय मॉनेटरी मेजर भी कहा जाता है। मॉनेटरी मेजर भी आपको कहा जाता है। फिर आपको आगे आप देखिए, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मुद्रा की उपलब्धि कम करती है। मुद्रा की उपलब्धि कम करती है या ब्याज दर बढ़ाकर मुद्रा के उपयोग को कम करती है। मौद्रिक उपाय भी या तो कारगर नहीं होता या बहुत धीमा कार्य करता है। अगर मूल्य वृद्धि के पीछे कारण रोजमर्रा की आम वस्तु यथा चावल, गेहूं, आलू इत्यादि में हुई मूल्य वृद्धि है, लेकिन यह उपाय तब अधिक कारगर होता है जब महंगाई के लिए जिम्मेदार उत्पादों की मांग को मुद्रा की उपलब्धि से प्रभावित किया जा सकता हो। उदाहरण के भवन निर्माण से जुड़ी सामग्रियों की वजह से होने वाली मुद्रास्फीति, भवन खरीदने के लिए मिलने वाले ऋणों की ब्याज दर को बढ़ाकर ऐसी महंगाई को काफी प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। अब आगे आपूर्ति पक्ष उपाय। देखिए, आपूर्ति पक्ष उपाय जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सप्लाई साइड मेजर। यहाँ देखिए, महंगाई के लिए जिम्मेदार उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाकर या फिर उनका आयात करके सरकारों द्वारा मुद्रास्फीति के बढ़ने पर नियंत्रण लगाया जाता है। इस उपाय की भी देखिए अपनी सीमाएं हैं। छोटी अवधि में जहां उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है, वहीं आयात के उपयुक्त समय पर पहुंचना भी काफ़ी मुश्किल कार्य है। वैसे मध्यम एवं दीर्घ अवधियों में इन उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है लागत पक्ष उपाय। यहाँ पर देखिए लागत पक्ष उपाय जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट साइड मेजर बोलते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं। लघु अवधि में सरकार अप्रत्यक्ष करों की दरों में कमी करके राहत दे सकती है, लेकिन यह उपाय मुद्रास्फीति पर तात्कालिक नियंत्रण ही कर पाता है। जिस कारण सरकार उत्पादन लागत को कम करने की दिशा में कार्य करती है। बेहतर उत्पादन तकनीक का प्रयोग करके वो कम करने का प्रयास करती है। फिर आपको यहाँ पर मुद्रास्फीति के प्रकार देखें। मुद्रास्फीति प्रकार का अगला टॉपिक आपका मुद्रास्फीति के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, बढ़त की प्रास अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज, प्रास को अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज। बढ़त की प्रास या इसकी गंभीरता के आधार पर मुद्रास्फीति को 3 विविध कोटियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला देखिए अल्प मुद्रास्फीति जो बोलते हैं लॉ इन्फ्लेशन बोलते हैं। देखिए, ऐसी मुद्रास्फीति धीमी एवं आसान रूप होती है। जिसे लघु अथवा क्रमिक कहा जाता है। यह एक तुलनात्मक
ऋणात्मक पद है जिसका विपरीतार्थक द्रुत द्रुत दीर्घ तथा भविष्यवाणी नहीं किए जाने योग्य मुद्रास्फीति है। जिसका विपरीतार्थक द्रुत दीर्घ तथा भविष्यवाणी नहीं किए जाने योग्य मुद्रास्फीति है। अल्प मुद्रास्फीति लंबी अवधि के दौरान के दौरान देखने को मिलती है और यह एक अंकीय होती है। ऐसी मुद्रास्फीति को सरकने वाली मुद्रास्फीति क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। हम एक उदाहरण ले सकते हैं जिसमें किसी देश की मासिक मुद्रास्फीति दर 6 महीनों में 2.3%, 2.6%, 2.7%, 2.9%, 3.1%, 3.4% है। यहाँ 6 महीनों की अवधि के दौरान परिवर्तन का प्रयास 1.1% बढ़ता है। आगे आपके यहाँ पर कि सरपट मुद्रास्फीति जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गैलोपिंग, GALLOPING, गैलोपिंग इन्फ्लेशन आपको देखिए सरपट को अंग्रेजी में बोलते हैं गैलोपिंग और आपको मुद्रास्फीति बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब सरपट मुद्रास्फीति देखिए यह अत्यंत उच्च मुद्रास्फीति है जो सामान्यतः 2 या 3 अंकीय हो सकती है जैसे 20%, 100% अथवा 200%। वर्ष 1970 तथा 80 वर्ष 1970 या 1980 के दशक में अर्जेंटीना, चिली तथा ब्राज़ील जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में 50 से 700% मतलब 700% तक मुद्रास्फीति की दर हुआ करती थी। 1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूसी अर्थव्यवस्था में भी ऐसी अत्यंत उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई थी। समकालीन पत्रकारिता में इस मुद्रास्फीति उछलती मुद्रास्फीति हॉपिंग इन्फ्लेशन, HOPING हॉपिंग इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं उछलती मुद्रास्फीति, उछाल मुद्रास्फीति, जंपिंग इन्फ्लेशन या आपको बोलते दौड़ती मुद्रास्फीति बोलते हैं, रन अवे या रनिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। देखिए अति मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, अति मुद्रास्फीति बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। हम देखिए इस मुद्रास्फीति का रूप बड़ा और बढ़ता हुआ होता है। देखिए इस मुद्रास्फीति का रूप बड़ा और बढ़ता हुआ है जिसकी वार्षिक दर आपको अरबों या खरबों में हो सकती है। ऐसी मुद्रास्फीति नाम से देखिए ऐसी मुद्रास्फीति ना सिर्फ ऐसी मुद्रास्फीति में सिर्फ ना सिर्फ बढ़त बहुत बड़ी होती है, ऐसी मुद्रास्फीति में ना सिर्फ बढ़त बहुत बड़ी होती है बल्कि ये बहुत कम समय के अंदर हो जाते हैं। मूल्य रातों रात बढ़ जाते हैं। अति मुद्रास्फीति का सबसे अच्छा उदाहरण अर्थशास्त्र 1920 के दशक की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का मानते हैं। 1923 के अंत तक मुद्रास्फीति 2 साल पहले की तुलना में 36 अरब गुना ज़्यादा थी। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा थी कि जर्मन मुद्रा जिसको बोलते हैं डॉइच मार्क इस्तेमाल लोग वास्तविक मुद्रा के तौर पर ना करके अगर चूल्हा जलाने के लिए ईंधन के तौर पर करते तो धन की बचत होती। 1985 में बोलीविया 24,000% प्रति वर्ष और 1993 में पूर्व यूगोस्लाविया 20% प्रतिदिन अति मुद्रास्फीति कुछ हाल के उदाहरण। इसका नवीनतम उदाहरण वेनेजुएला है जहां वर्ष 2019 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 5.3 करोड़ प्रति वर्ष पहुंच गई। जहां वर्ष 2019 में मतलब वेनेजुएला में वर्ष 2019 मुद्रास्फीति की वार्षिक दर आपको 5.3 करोड़ प्रतिशत पहुंच गई है। तो वेनेजुएला में आपको मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 5.3 करोड़ प्रतिशत तक पहुंच गई। इसके केंद्रीय बैंक के अनुसार इसी प्रकार वर्ष 2008 में जिम्बाब्वे की मुद्रा को बेकार वर्थलेस घोषित कर दिया गया। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका जब वहाँ मुद्रास्फीति की वार्षिक दर बढ़कर 90 बिलियन ट्रिलियन यथा 900 अरब खरब प्रतिशत पहुँच गए। इस तरह की मुद्रास्फीति से घरेलू मुद्रा बहुत तेजी से अपना भरोसा खो देते और लोग मुद्रा के दूसरे विकल्पों को अपनाना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए सोना विदेशी मुद्रा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्हें इन्फ्लेशन प्रूफ संपत्ति के तौर पर जाना जाता है और लोग लेन-देन बार्टर विनिमय भी अपना लेते हैं और लोग लेन-देन बार्टर विनिमय को भी अपना लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि आपको देखिए जिम्बाब्वे में जो आपको उस वक्त जो था आपको जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर आपको 5.3 करोड़ प्रतिशत 2019 में आपको था। हम एक बार श्रीलंका को भी देखने का प्रयास करते हैं। भारत की मुद्रास्फीति दर आपको वर्तमान में मतलब मई 2022 में 7.04% है, जबकि श्रीलंका की हालत अभी ख़राब है, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से उसका ख़राब हो गया है।
तो श्रीलंका की आपको मुद्रास्फीति वार्षिक मुद्रास्फीति दर आपको 2022 में 21.5% है, जबकि भारत की वार्षिक मुद्रा दर आपको वार्षिक मुद्रा दर जो आपको है अभी मई 2022 में आपको 7.04% है। अब हम आपको इससे आगे यहाँ पे चलते, इससे आगे आपको यहाँ पे है कि अब देखिए मुद्रास्फीति के अन्य भिन्न रूप आपको यहाँ पर, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मुद्रास्फीति के जो अन्य भिन्न रूप हैं इनको यहाँ पर आपको देखिए मुद्रास्फीति के अन्य भिन्न रूप, अदर वेरिएंट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए आप अदर वेरिएंट ऑफ इन्फ्लेशन देखिए यहाँ पर। अब आगे देखिए गतीय अवरोध आपको पहले यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको गतीय अवरोध अंग्रेजी में बोलते हैं मुद्रास्फीति के अन्य भिन्न रूप को अंग्रेजी में बोलते हैं अदर वेरिएंट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए गत्या अवरोध एवं मार्ग अवरोध मुद्रास्फीति। बॉटल नेक इन्फ्लेशन। देखिए बॉटल नेक इन्फ्लेशन यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि ये मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में अचानक बहुत तेज़ी से गिरावट आ जाए। ये मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में अचानक बहुत तेज़ी से गिरावट आ जाए, जबकि मांग अपने पुराने स्तर पर बरकरार है। ऐसी स्थिति आपूर्ति पक्ष के अवरोध हो जोखिम या कुप्रबंधन की वजह से बनती है, जिन्हें स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के तौर पर भी जाना जाता है। इसे मांग जनित मुद्रास्फीति की श्रेणी में रखा जाता है। इसे मांग जनित मुद्रास्फीति की श्रेणी में रखा है। एक बार इसको फिर से हम देखते हैं। देखिए ये मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में अचानक बहुत तेज़ी से गिरावट आ जाए, जबकि मांग अपने पुराने स्तर पर बरकरार है। ऐसी स्थिति आपूर्ति पक्ष के अवरोध हो जोखिम या कुप्रबंधन की वजह से बनती है, जिसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के तौर पर भी जाना जाता है। इसे मांग रहित मुद्रास्फीति की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब आगे देखिए यहाँ पर मर्म, दूसरा आपको है क्या, मर्म मुद्रास्फीति। यहाँ देखिए मर्म मुद्रास्फीति अंग्रेजी में बोले तो कोर इन्फ्लेशन। यहाँ पर देखिए इसका ये नाम आपको मुद्रास्फीति गणना करते वक्त वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किए जाने या ना किए जाने पर आधारित है। पश्चिमी अर्थव्यवस्था में लोकप्रिय कोर मुद्रास्फीति ऊर्जा और खाने के सामानों को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी दिखाती है। भारत में इस अवधारणा का सरकार द्वारा वर्ष 2000 और 2001 में पहली बार उपयोग किया गया। वैसे यह भारत की महंगाई को बेहतर ढंग से नहीं परिभाषित कर पाता क्योंकि यहाँ महंगाई की जड़ में अब तक साधारणतः ऊर्जा एवं खाद्य सामग्रियाँ ही रही है। वर्ष 2015 श्रम सरकार द्वारा इसके एक नए प्रारूप मर्म मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन का उपयोग प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत मुद्रास्फीति की माप खाद्य सामग्रियों, ईंधन एवं प्रकाश, परिवहन एवं संचार जैसे मदों को बाहर करके एक्सक्लूड की जाती है। बाहर करने को अंग्रेजी बोलते हैं एक्सक्लूड करके की जाती है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण पद देखिए, अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे देखिए। अब देखिए मुद्रास्फीतिकारी अंतर देखिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। यहाँ देखिए INFLATIONER इन्फ्लेटरी गैप। यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय के ऊपर तो यहाँ पे होने वाले हम यहाँ कहेंगे क्या, राष्ट्रीय आय के ऊपर होने वाले सरकारी खर्च के अतिरेक आपको अर्थात राजकोषीय घाटा जिसको बोलते हैं। राष्ट्रीय आय के ऊपर होने वाले सरकारी खर्च के अतिरिक्त, जिसको हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं, को मुद्रास्फीतिकारी अंतर कहा जाता है। इसका आशय
इसका आशा उत्पादन स्तर को बढ़ाना, इसका आशा है उत्पादन स्तर को बढ़ाना है, जो कि अंततः इस प्रक्रिया में मुद्रा की अतिरिक्त उत्पत्ति के कारण कारण मूल्यों को बढ़ा देते हैं। आगे आपको देखिए मुद्रा अपस्फीति। अब देखिए आगे आपके यहाँ पे मुद्रा अपस्फीतिकारी अंतर। देखिए मुद्रा अपस्फीतिकारी अंतर यहाँ पे देखिए, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मुद्रा अपस्फीतिकारी अंतर, यहाँ पे अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं डिफ्लेटरी। देखिए डिफ्लेटनरी गैप यहाँ बोलते हैं, DEFLATIONER, डिफ्लेटनरी गैप जिसे बोलते हैं। राष्ट्रीय आय के ऊपर कुल सरकारी खर्च में कमी अर्थात राजकोषीय अधिशेष से अर्थव्यवस्था मुद्रा अपस्फीतिकारी अंतर आता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मांग से अधिक उत्पादन होता है और अर्थव्यवस्था मांग में एक समान गिरावट आती है। इसे बाह्यगमन अंतर आउटपुट गैप के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे यहाँ पर आपको है मुद्रास्फीति कर। देखिए आप इन्फ्लेशन टैक्स, देखिए मुद्रास्फीति कर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन टैक्स बोलते हैं। मुद्रास्फीति से मुद्रा का अवमूल्यन होता है और इस प्रक्रिया में मुद्रा का उपयोग करने वालों की कठिनाई बढ़ती है। चूंकि सरकार का ये अधिकार होता है कि वो मुद्रा को छापे तथा इसका अर्थव्यवस्था में वितरण करे, जैसा कि घाटे के बजट में होता है। यह क्रिया सरकार के लिए आय का साधन बनती है और इस स्थिति में लोगों की आय की कीमत पर सरकारी खर्च बढ़ता है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है मानो मुद्रास्फीति कर के रूप में कार्य कर रही है। इससे मुद्रास्फीति कर को सेनोरेज कहा जाता है। देखिए सेनोरेज का यहाँ पर स्पेलिंग है SEIGNIORAG, सेनोरेज कहा जाता है। अब आगे यहाँ पर आपको है क्या, आगे आपके यहाँ पर है कि इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति का स्तर, इसका अर्थ है कि आपको मुद्रास्फीति के स्तर तक सरकार घाटे के बजट का रास्ता चुन सकती है। घाटे के बजट का स्तर सीधे मुद्रास्फीति दर में परिलक्षित होता है। देखिए घाटे के बजट का स्तर सीधे मुद्रास्फीति दर में परिलक्षित होता है। अब इसका उपयोग सरकारों द्वारा मूल्य एवं आय संबंधी नीतियों के रूप में भी किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित स्तर के ऊपर वेतन वृद्धि होने पर मुद्रास्फीति कर का भुगतान करें। अब मुद्रास्फीति कुंडली। हाँ देखिए मुद्रास्फीति कुंडली देखिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन स्पाइरल बोलते हैं। अंग्रेजी में हम उसको बोलते क्या, अंग्रेजी में बोलते इन्फ्लेशन स्पाइरल बोलते हैं, INFLATION, इन्फ्लेशन स्पाइरल देखिए SPIRAL। एक ऐसी मुद्रास्फीतिकारी स्थिति जो कि वेतन एवं मूल्य के बीच अंत क्रियात्मक प्रक्रिया का परिणाम होती है और जिसमें वेतन मूल्य को ऊपर बढ़ाता है जिसमें वेतन मूल्यों को ऊपर बढ़ाता है तथा मूल्य भी वेतन को ऊपर खींचते हैं। मुद्रास्फीति कुंडली कहलाती है। इसे वेतन मूल्य कुंडली भी कहा जाता है। वेतन मूल्य अंत क्रिया की ऐसी परिस्थिति सन 1935 में पहली बार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का कारण बनी थी। फिर आपको आगे यहाँ पर है मुद्रास्फीति। आगे आपके यहाँ पर क्या है कि मुद्रास्फीति, यहाँ पर आपको है मुद्रास्फीति लेखा। देखिए मुद्रास्फीति लेखा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बोलते हैं। मुद्रास्फीति लेखा अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यहाँ बोलते हैं। अब इसको समझिए कॉर्पोरेट मुनाफा लेखा के क्षेत्र में यह पद लोकप्रिय है। मूलतः फर्म कंपनियों के लाभ मुद्रास्फीति का अंतरंजित हो जाते हैं। जब एक प्रतिष्ठान मुद्रास्फीति के चालू स्तर के प्रभावों के समायोजन के पश्चात लाभ की गणना करता है, तब इसे मुद्रास्फीति लेखा कहते हैं। ऐसे लाभ प्रतिष्ठान के वास्तविक लाभ होते हैं जिनकी तुलना मुद्रास्फीति अधिमूल्य। देखिए मुद्रास्फीति द्वारा जो बोनस लेनदार तक पहुंचता है। फिर आपके यहाँ पर मुद्रास्फीति, आपको इसमें हम देख रहे थे मुद्रास्फीति अधिमूल्य, जिसको अंग्रेजी में हम इन्फ्लेशन प्रीमियम भी बोलते हैं। मुद्रास्फीति द्वारा जो बोनस लेनदार तक पहुंचता है उसे मुद्रास्फीति अधिमूल्य कहते हैं। बैंकों द्वारा ब्याज लगाया जाता है उसे
नॉमिनल ब्याज दर कहते हैं, जो ऋण का वास्तविक मूल्य नहीं भी हो सकता है। वास्तविक मूल्य की गणना के लिए नामिक ब्याज दर को मुद्रास्फीति प्रभाव के साथ समायोजित किया जाता है, और इस प्रकार जो ब्याज दर प्राप्त होती है वही वास्तविक ब्याज दर होती है। वास्तविक ब्याज दर नामिक ब्याज से हमेशा कम होती है। वास्तविक ब्याज दर नामिक ब्याज से हमेशा कम होती है। अगर मुद्रास्फीति की स्थिति जारी रहती है तो अंतर मुद्रास्फीति अधिमूल्य का होता है। अगर मुद्रास्फीति की स्थिति जारी रहती है तो अंतर मुद्रास्फीति का अधिमूल्य फिर देखिए, अगर मुद्रास्फीति की स्थिति जारी रहती है तो अंतर मुद्रास्फीति अधिमूल्य का होता है। बढ़ता मुद्रास्फीति अधिमूल्य ऋणदाता के मुनाफे में गिरावट को दर्शाता है। बढ़ता मुद्रास्फीति अधिमूल्य ऋणदाता के मुनाफे में गिरावट को दर्शाता है। कई बार मुद्रास्फीति अधिमूल्य के प्रभावों को उदासीन करने के लेनदार नामिक नॉमिनल ब्याज दर को बढ़ाने का सहारा लेता है। वर्ष 2003 में भारत में घटते स्तर पर पहुंच गए थे, जबकि मुद्रास्फीति आपको 7% के स्तर पर पहुंच गई थी। ये देखिए, यह वह स्तर था जबकि बैंकों के पूंजीगत आधार के क्षण की भी स्थिति पैदा हो गई थी। तब से भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के ऊपरी स्तर में स्वस्थ कर प्लस से अधिक बढ़त 4 से 5% भारतीय परिस्थितियों में कि स्वस्थ कर की स्थिति में अपनी ऋण नीति को कड़ा बना दिया। अब एक बार फिर देखिए, तब से भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के ऊपरी स्तर में स्वस्थ कर ब्रैकेट में प्लस अधिक बढ़त 4 से 5% भारतीय परिस्थितियों में की स्थिति में अपनी ऋण नीति को कड़ा बना दिया। आगे आपको है फिलिप्स वक्र। आगे आपके यहाँ पर है क्या, फिलिप्स वक्र आपके यहाँ पर है। तो आगे यहाँ पर आपको फिलिप्स वक्र, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फिलिप्स कर्व बोलते हैं, PHILLIPS फिलिप्स कर्व बोलते हैं। देखिए, यह ग्राफिक वक्र है जो कि मुद्रास्फीति बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। ये देखिए, चूंकि फिलिप्स वक्र जो आपको तो मुद्रास्फीति बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है, इस वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है। ये वक्र यह दर्शाता है कि अगर बढ़ती है। वक्र ये दर्शाते मुद्रास्फीति कम रहती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, मुद्रास्फीति कम तो बेरोजगारी ज़्यादा। मुद्रास्फीति कम रहती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, मुद्रास्फीति कम तो बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। अब देखिए, मुद्रास्फीति कम तो बेरोजगारी अधिक होगी। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम, जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी। 1960 के दशक के दौरान ये आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल था। अल्बन हाउसगो फिलिप्स 1914 से 1975 ईस्वी तक। बिल फिलिप्स परिचित नाम, देखिए बिल फिलिप्स इसका परिचित नाम था। न्यूजीलैंड के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और साथ ही इस सिद्धांत के प्रतिपादन के समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्री भी थे। द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज रेट्स इन द यूनाइटेड किंगडम 1861 to 1957 इकोनॉमिक्स में 1958 में प्रकाशित हुआ। तब में अपने विचारों के समर्थन उन्होंने अपने आनुभविक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। सन 1960 के यहाँ पे आपको है क्या कि सन 1960 के दशक की शुरुआत तक पूरी दुनिया में एक अर्थशास्त्र विवेक जागृत हुआ कि एक खास प्रकार की मौद्रिक नीति का पालन करके बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सकता है। तब कुछ बढ़ी हुई मुद्रास्फीति कीमत पर बेरोजगारी को अस्थायी रूप से कम किया जा सकता है। विकसित देशों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया और मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के अंतर संबंधों पर आधारित मौद्रिक नीतियों का निर्माण आरंभ किया। यह विचार विकासशील देशों में भी आपको 1960 के दशक तक लोकप्रिय हुआ। हालांकि उनमें एक संभरण की स्थिति थी, क्योंकि वे एक साथ उच्च मुद्रास्फीति दर दोहरी संख्या में था। देखिए, उच्च मुद्रास्फीति दर के साथ बेरोजगारी की वृद्धि का भी सामना कर रहे थे।
सन 1970 के दशक की शुरुआत तक दो अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन नोबेल पुरस्कार विजेता 1976 एडमंड फेलप्स ने फिलिप्स वर्ग के सिद्धांत को चुनौती दी। उनके अनुसार मुद्रास्फीति बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ अल्प अवधि के लिए होता है, क्योंकि लोगों को जब मुद्रास्फीति की प्रत्याशा होती है तो वे उच्च वेतन वृद्धि की मांग करने लगते हैं और इस प्रकार बेरोजगारी बढ़कर अपनी प्राकृतिक दर बेरोजगारी की वह दर जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में प्रकट होती है, जबकि अर्थव्यवस्था में क्षमता अनुसार उत्पादन होता रहता है। देखिए इसे आमतौर पर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं पर पहुंच जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच दीर्घकालीन ट्रेड ऑफ नहीं होता है। दीर्घकाल में मौद्रिक नीतियां मुद्रास्फीति को प्रभावित कर पाती है। उन्होंने सुझाया कि यदि मौद्रिक नीति बेरोजगारी को उसकी प्राकृतिक दर से नीचे रखने की कोशिश करती है तो मुद्रास्फीति उच्चतर स्तर तक पहुंचने लगेगी, जिसे गैर त्वरित बेरोजगारी मुद्रास्फीति दर नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट NAIRU कहते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में तो नेहरू भी बोलते हैं। NAIRU नेहरू बेरोजगारी की वह दर है जो कि मुद्रास्फीति की स्थिर दर की साम्यता में होती है। इसका अर्थ यह है कि नेहरू मूल्य मुद्रास्फीति तथा वेतन बेरोजगारी ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर बल एक दूसरे को उदासीन करते रहते हैं और मुद्रास्फीति की दर में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। हम यह कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति दर पर बिना किसी ऊर्ध्वमुखी दबाव के न्यूनतम बेरोजगारी दर है जो कि किसी अर्थव्यवस्था में हो सकती है। आगे यहाँ पर देखिए, अगर आपको है देखिए प्रतिसार्वजनिक मुद्रास्फीति यहाँ पर आपको है, जिसको प्रतिसार्वजनिक मुद्रास्फीति अंग्रेजी बोलते रिफ्लेशन बोलते हैं। देखिए प्रतिसार्वजन मुद्रास्फीति की स्थिति सरकार द्वारा बेरोजगारी घटाने तथा मांग बढ़ाने के जानबूझकर लाई जाती है, जिससे कि आर्थिक वृद्धि की उच्चतर दर प्राप्त की जा सके। सरकार इसके लिए अपने व्यय को बढ़ाकर कर कटौती करके एवं ब्याज दर कटौती आदि का सहारा लेती है। राजकोषीय घाटा बढ़ता है। उच्च स्तर की वृद्धि पर अतिरिक्त मुद्रा मुद्रित की जाती है। वेतन बढ़ता है तथा बेरोजगारी की स्थिति में लगभग कोई सुधार नहीं होता है। प्रतिसार्वजन मुद्रास्फीति को एक भिन्न दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। जब अर्थव्यवस्था मंदी चक्र, निम्न मुद्रास्फीति, अधिक बेरोजगारी, अल्प मांग आदि से गुजर रही होती है तथा सरकार मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का आर्थिक नीतिगत निर्णय लेती है और कुछ वस्तुओं के मूल्य में अचानक तथा अस्थायी वृद्धि होती है तो इसे प्रतिसाधन मुद्रास्फीति कहते हैं। अब यहाँ पर आगे की स्थगन जन मुद्रास्फीति जिसको अंग्रेजी बोलते हैं स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। STAGFlation बोलते हैं। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जबकि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होते हैं। स्थगन जन मुद्रास्फीति कहलाती है। ऐसी स्थिति पहली बार सन 1990 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई थी। औसत बेरोजगारी दर 6% के साथ औसत मुद्रास्फीति दर 7% के ऊपर। उनासी बेरोजगारी के बीच ट्रेड ऑफ की स्थिति रहती है, यानी कि फिलिप्स वक्र गलत साबित किया था। कुछ अर्थव्यवस्था वैकल्पिक आर्थिक नीतियों की ओर मुड़ी, जैसे मौद्रिक आपूर्ति पक्ष वाले अर्थशास्त्र की ओर। जब अर्थव्यवस्था स्थगन जन मुद्रास्फीति के चक्र से गुजर रही होती है, अर्थात उत्पादक क्षमता की तुलना में अल्प मांग की लंबी अवधि तथा सरकार आर्थिक नीति को व्यवस्थित कर रही होती है, तब अचानक कुछ वस्तुओं के मूल्य में उछाल आता है। ऐसी मुद्रास्फीति को भी स्थगन जन मुद्रास्फीति कहते हैं। स्थगन जन मुद्रास्फीति मूलतः उच्च मुद्रास्फीति तथा उच्च वृद्धि का एक समुच्चय है। स्थगन जन मुद्रास्फीति मूलतः उच्च मुद्रास्फीति तथा उच्च वृद्धि का एक समुच्चय है। आगे देखिए
देखिए यहाँ देखिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग यहाँ पे देखिए टारगेटिंग। देखिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग यहाँ पर है TARGETING। देखिए जब मुद्रास्फीति एक औपचारिक लक्ष्य प्राप्त की घोषणा की जाती है तब उसे मुद्रास्फीति लक्ष्य भेदन कहते हैं। यह केंद्रीय बैंक द्वारा उसकी मौद्रिक नीति के तौर पर मुद्रास्फीति की स्थिर दर को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। चूँकि यह केंद्रीय बैंक उसकी मौद्रिक नीति के तौर पर मुद्रास्फीति की स्थिर दर को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस कार्य को 1970 के दशक में ही कहा था। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस कार्य को 1970 के दशक में ही कहा था। अब देखिए भारत ने फरवरी 2015 मुद्रास्फीति को औपचारिक रूप से लक्ष्य बनाया, जबकि इससे संबंधित एक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क पर समझौता पर भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्ताक्षर किए। उक्त समझौता इस प्रकार मुद्रास्फीति को रक्षित करता है। एक निरंतर जटिल बनती अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करने के लिए एक आधुनिक मौद्रिक फ्रेमवर्क का होना जरूरी है। एक और मौद्रिक नीति का उद्देश्य प्राथमिक रूप में मूल्यों को स्थिर रखना है, तो दूसरी ओर वृद्धि के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना है। इस समझौते के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। इस समझौते के मुख्य बिंदु आपको निम्नलिखित है। पहला देखिए भारतीय रिजर्व बैंक पहला आपके यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक जनवरी 2016 तक सीपीआईसी मुद्रास्फीति को 6% के नीचे रखने का लक्ष्य निर्धारित करेगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा बाद के वर्षों के लिए यह लक्ष्य 4% रहेगा, जिसमें कि 2% ऊंच नीच रहेगी, अर्थात मुद्रास्फीति 2 से 6% के स्वास्थ्य कर पराश्र में रहेगी। दूसरा यहाँ देखिए भारतीय रिजर्व बैंक संचालन लक्ष्य ऑपरेटिंग टारगेट को प्रकाशित करेगा तथा मौद्रिक नीति की एक संचालन पद्धति भी निर्धारित करेगा ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। संचालन पद्धति में विविध वित्तीय दशाओं के मद्देनजर किए गए किन्हीं परिवर्तनों को भी प्रकाशित किया जाएगा। तीसरा, प्रत्येक 6 माह पर भारतीय रिजर्व बैंक एक दस्तावेज प्रकाशित करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होगा। मुद्रास्फीति के स्रोत तथा दस्तावेज के प्रकाशन के 6 से 18 माह के भीतर की अवधि के लिए मुद्रास्फीति की भविष्यवाणी। दस्तावेज के प्रकाशन के 6 से 18 माह के भीतर की अवधि के लिए मुद्रास्फीति की भविष्यवाणी। अब आगे यहाँ पर देखिए आपको है पॉइंट नंबर 4 में देखिए भारतीय रिजर्व बैंक को लक्ष्य हासिल करने में तब विफल मान लिया जाएगा जब मुद्रास्फीति पहला वित्तीय वर्ष 2015-16 बाद के वर्षों में लगातार 3 तिमाहियों के 6% से अधिक होगी। दूसरा वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाद के वर्षों वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा बाद के वर्षों की लगातार 3 तिमाहियों तक 2% से कम होगी। तो आपको 5 देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यदि लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहता है तब यह भारत सरकार को एक प्रतिवेदन प्रेषित करेगा जिसमें ये समझौते के अंतर्गत निश्चित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता के कारणों को स्पष्ट किया जाएगा। बी देखिए भारतीय रिजर्व बैंक बी आपके यहाँ पर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। सी एक निश्चित समय अवधि बताई जाएगी जिसमें लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई को ससमय कार्यान्वित करने के लिए अब देखिए 6 आपको यहाँ पर समझौते को लागू करने अथवा इसकी व्याख्या से संबंधित किसी बात का निपटारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा भारत सरकार मिलकर करेंगे। अब तो ज्ञातव्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित उर्जित पटेल समिति ने 2014 की शुरुआत में मौद्रिक नीति संबंधी ऐसी ही सलाह दी थी। इस प्रकार भारत मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करने वाले दुनिया के कुछ देशों में शामिल हो गया, जैसे अमेरिका, यूके मतलब ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील। दुनिया में पहली बार न्यूजीलैंड 1989 में मुद्रास्फीति को निर्धारित करने का प्रयास किया था। दुनिया में पहली बार न्यूजीलैंड ने 1989 में मुद्रास्फीति को निर्धारित करने का प्रयास किया था। फिर आपको आगे यहाँ पर तिरछी मुद्रास्फीति देखिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं SQ इन्फ्लेशन बोलते हैं। अर्थशास्त्री आमतौर पर मुद्रास्फीति तथा सापेक्षिक मूल्य वृद्धि में अंतर करते हैं। मुद्रास्फीति से आशय एक स्थिर एवं सतत सर्व वस्तु मूल्य में वृद्धि से है, जबकि
सापेक्षिक मूल्य वृद्धि वृद्धि एक विषय वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में मूल्य वृद्धि है। इससे एक तीसरी परिघटना में सामने आती है, जिसमें किसी वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में निरंतरता के साथ स्थिर काला अवधि में बिना किसी पारंपरिक अभिधान अंग्रेजी में बोले तो ट्रेडिशनल डेस्टिनेशन के मूल्य वृद्धि होती होती जाती है। इस कोटि की मूल्य वृद्धि का वर्णन करने के लिए तिरछी मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूप से एक नई पदावली है। भारत में 2009 के अंतिम महीनों में खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते रहे और यह क्रम वर्ष 2010 की शुरुआत तक चला, जबकि उसी दौरान गैर खाद्य पदार्थों के मूल्य स्थिर रहे। चूंकि यह एक अस्वाभाविक परिघटना लगातार जारी है, इसलिए नीति निर्धारकों में इस बात को लेकर चिंता हुई कि किस प्रकार इसका अंत हो सकता है। तिरछी मुद्रास्फीति शब्दावली का प्रयोग भारत सरकार के आंतरिक दस्तावेजों में किया गया और फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10 में इसका औपचारिक रूप से उल्लेख हुआ। भारत में मुद्रास्फीति का तिरछापन अथवा टेढ़ापन 2010 के शुरुआती महीनों में इस तथ्य से भी स्पष्ट था कि अनाजों के मूल्य में वृद्धि 20% की सीमा पार कर गई, जबकि थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि 11% से अधिक नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि तिरछी मुद्रास्फीति के कारण एक निम्न कोटीय सामान्यीकृत मुद्रास्फीति का रास्ता तैयार हुआ, जबकि 2011 के मध्य में अर्थव्यवस्था में 9% की मुद्रास्फीति दर थी तथा खाद्य एवं गैर खाद्य पदार्थों के मूल्यों में लगभग समान स्तर पर वृद्धि हो रही थी। हाँ, चूँकि अन्य देशों ने भी इस प्रकार की समस्याओं का सामना किया, इसलिए यह शब्दावली चल निकली और इकोनॉमिस्ट पत्रिका जनवरी 14 जनवरी 2011 में छपे एक आलेख में प्राइस राइजेज इन चाइना इन्फ्लेटेड फियर्स में इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया कि क्या चीन भी भारतीय शैली की तीसरी मुद्रास्फीति का सामना करने वाला है। अब आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपको है जीडीपी डिफ्लेटर, आपको आगे यहाँ पर है आपको जीडीपी डिफ्लेटर, आपको है जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अपस्फीति कारक डिफ्लेटर किसी देश के चालू मूल्य एवं स्थिर मूल्यों के जीडीपी का एक औसत है। अब इसे निम्न सूत्र द्वारा मापा जाता है। पहले देखिए जीडीपी डिफ्लेटर देखिए चालू मूल्यों पर जीडीपी चालू मूल्यों पर आपको जीडीपी डिफ्लेटर बराबर फॉर्मूला होता है क्या, चालू मूल्यों पर जीडीपी भागा स्थिर मूल्यों पर जीडीपी गुना 100 आपको होता है। इस अवधारणा के माध्यम से आधार वर्ष जिस पर स्थिर मूल्यों की गणना की जाती है तथा चालू वर्ष के मध्य जीडीपी मुद्रास्फीति वृद्धि के कारण कितनी वृद्धि हुई इसका आकलन करना संभव हो पाता है। यही कारण है कि इस अवधारणा का उपयोग मुद्रास्फीति के माप के लिए भी आपको किया जाता है, जिस कारण से अंतर्निहित मूल्य डिफ्लेटर इम्प्लिसिट अंतर्निहित को बोलते हैं अंग्रेजी में इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहा जाता है। विश्व के देशों द्वारा वैसे मूल्य वृद्धि के माप के लिए मुद्रास्फीति सूचकांकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इन सूचकांकों के अंतर्गत देश में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल करना संभव नहीं हो पाता। अगर भारत की बात करें तो जहाँ थोक मूल्य सूचकांक WPI में सेवाएं शामिल नहीं है, जहाँ थोक मूल्य सूचकांक आपको WPI में आपको सेवाएं शामिल नहीं है, वहीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI सिर्फ उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल कर पाता है जिन्हें गृहस्थों हाउस होल्ड्स द्वारा खरीदी जाती है तथा अन्य कई वस्तु एवं सेवाओं को शामिल नहीं कर पाता, जैसे उपक्रमों द्वारा की गई माध्यमिक वस्तु एवं सेवाओं की खरीद। चूंकि डिफ्लेटर देश में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं को शामिल करता है चूंकि डिफ्लेटर देश में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं को शामिल करता है, इसलिए इसे मुद्रास्फीति माप का एक व्यापक पैमाना माना जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कि आधार प्रभाव देखिए, बेस इफेक्ट, आधार प्रभाव जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेस इफेक्ट बोलते हैं। इसको देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यह पिछले साल कीमतों के स्तर में भी बढ़ोतरी के चालू वर्ष में कीमतों के स्तर में समरूपी वृद्धि के प्रभाव को संदर्भित करता है। यदि पिछले साल में उसी समय या अवधि के दौरान मूल्य सूचकांक ऊंची दर से उठा था, जिसकी वजह से महंगाई दर बढ़ी, तो थोड़ी संभावित वृद्धि पहले ही आ चुकी है। इसलिए चालू वर्ष में मूल्य सूचकांक में ठीक वैसी ही बढ़ोतरी के चलते महंगाई दर अपेक्षाकृत कम बढ़ेगी। इसके विपरीत पिछले साल की इसी अवधि के दौरान महंगाई दर बेहद कम हो तो मूल्य सूचकांक में अपेक्षाकृत मामूली सी बढ़त भी मौजूदा महंगाई की दर में उच्च बढ़ोतरी कर देगी।
अब यहाँ देखिए आगे आपके यहाँ कॉलम में आपको क्या मूल्य सूचकांक आप दिया हुआ है, फिर आपको महँगाई भी आपको दिया हुआ है। देखिए मूल्य सूचकांक जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मूल्य सूचकांक 2007 में 2007 जनवरी में 100 था, 8 में आपको 120 हो गया। मूल्य सूचकांक 2007 के जनवरी 2007 में 100 था और आपको 2008 में 120 हो गया, 2008 में 120 हो गया, फिर उसके बाद देखिए 2010 में 160 हो गया। जबकि महँगाई 2008 में आपको 20%, 2009 में 16.67% और 2010 में 14.29% था। अब यहाँ पे देखिए सूचकांक 3 साल 2008 9 10 में 2008 9 10 में 20 अंक बढ़ गया। हालांकि महंगाई दर साल की गणना के आधार पर इन 3 सालों में नीचे की ओर आती दिख रही। इस साल 2008 में 20% से 20% 2010 तक 14.29% हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर साल मूल्य सूचकांक में 20 अंक की बढ़ोतरी ने आधार वर्ष के मूल्य सूचकांक में समान समान मात्रा में वृद्धि कर दी, जबकि मूल्य सूचकांक में पूर्ण वृद्धि एक समान रही। साल दर साल महंगाई गणना इस फॉर्मूले से की जाती है। मौजूदा महंगाई दर बराबर बराबर चालू मूल्य सूचकांक बराबर। अब बिग ब्रैकेट यहाँ पे मौजूदा महंगाई दर का फॉर्मूला होता है क्या, बिग ब्रैकेट अंडर स्मॉल ब्रैकेट चालू मूल्य सूचकांक माइनस पिछले साल का मूल्य सूचकांक बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज गुना पिछले साल का मूल्य सूचकांक गुना 100, पिछले साल का मूल्य सूचकांक गुना 100। अब यहाँ देखिए मुद्रास्फीति प्रभाव आपको CR से ऋणदाता से देनदार की ओर दोनों ही स्तरों पर ये आय का पुनः वितरण करती है। ये आय का पुनः वितरण करती है। पुनः वितरण करती है, सापेक्ष मूल्य को विकृत कर देती है। रोजगार कर बचत और निवेश नीतियों और निवेश नीतियों और निवेश नीतियों को अस्थिर कर देती है और अंत में अर्थव्यवस्था में मंदी ला सकती है। देखिए हम निम्नलिखित आधार पर मुद्रास्फीति प्रभाव का एक संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं। पहला हम देखिए ऋणदाता और देनदार पर ऑन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। देखिए मुद्रास्फीति संपदा को ऋणदाता से देनदार की ओर पुनर्वितरित कर देती है। जैसे उधार देने वाले को नुकसान होता है लेकिन मुद्रास्फीति से उधार लेने वाले को फायदा होता है। अब यहाँ पर देखिए अपस्फीति देखिए आप अपस्फीति में ठीक इसके विपरीत असर देखने को मिलता है। मतलब ये अपस्फीति में क्या होता है कि जो उधार देने वाले होते हैं उसको फायदा होता है और आप उधार लेने वाले को घाटा होता है। अब यहाँ उधारी पर जिसको हम बोलते हैं ऑन लेंडिंग LENDING ऑन लेंडिंग। देखिए ऑन लेंडिंग आप उधारी पर मुद्रास्फीति बढ़ने पर उधार देने वाले संस्थानों पर ज़्यादा उधार देने का दबाव पड़ता है। यहाँ ये बोला कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर उधार देने वाले संस्थानों पर ज़्यादा उधार देने का दबाव पड़ता है। संस्थान ब्याज की मामूली दरों में संशोधन नहीं करते क्योंकि उधार की असली लागत उसी अनुपात में गिर जाती है जिस अनुपात में मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब देखिए कुल मांग पर अंग्रेजी में बोलते हैं ऑन एग्रीगेट डिमांड। देखिए
बढ़ती मुद्रास्फीति कुल मांगों के बढ़ने का संकेत देती है। बढ़ती मुद्रास्फीति कुल मांग के बढ़ने का संकेत देती है। साथ ही अपेक्षाकृत कम आपूर्ति और उपभोक्ताओं के बीच उच्च क्रय शक्ति का संकेत भी देती है। आमतौर पर से उत्पादक को ये संकेत मिलता है कि वो अपना उत्पादन बढ़ाए, क्योंकि इस स्थिति को अर्थव्यवस्था में उच्च मांग के संकेत के तौर पर देखा जाता है। आगे आपके यहाँ पर देखिए निवेश पर, देखिए आपको चार पॉइंट आपको निवेश पर ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ देखिए, ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखिए मुद्रास्फीति की वजह से अल्पावधि में अर्थव्यवस्था में निवेश दो कारणों से बढ़ता है। पहला यहाँ देखिए उच्च मुद्रास्फीति उच्च मांग का संकेत करती है और कारोबारियों को संकेत देती है कि वे अपने उत्पादन का विस्तार करें। और दूसरा यहाँ देखिए मुद्रास्फीति जितनी ज़्यादा होती है कर्ज की लागत उतनी कम होगी। अब कि आय पर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑन इनकम बोलते हैं। देखिए मुद्रास्फीति का व्यक्तियों और संस्थाओं की आय पर एक जैसा प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी से आय की नॉमिनल वैल्यू में इजाफा होता है, जबकि आय की वास्तविक वैल्यू उतनी ही रहती है। कीमत का स्तर बढ़ने से अल्पावधि में रुपए की क्रय शक्ति कम हो जाती है, लेकिन दीर्घकाल में आय का स्तर भी बढ़ जाता है। इसका मतलब किसी समय अवधि में आय दो वजहों से बढ़ सकती है, जैसे मुद्रास्फीतिक स्थितियाँ और कमाई में बढ़ोतरी से। जीडीपी देखिए जीडीपी अपस्फीति कारक मौजूदा कीमत पर जीडीपी को अस्थायी कीमत पर जीडीपी से भाग दिया जाए तो निकलती है। की परिकल्पना एक समय में आय पर मुद्रास्फीतिक प्रभाव का विचार देती है। एक बार फिर से इसको देखते हैं, जैसे मुद्रास्फीतिक स्थितियाँ और कमाई में बढ़ोतरी। जीडीपी अपस्फीति कारक मौजूदा कीमत पर जीडीपी को अस्थायी कीमत पर जीडीपी से भाग दिया जाए की परिकल्पना एक समय में आय पर मुद्रास्फीतिक प्रभाव को विचार देती है। अब यहाँ बचत पर, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑन सेविंग। यहाँ पर देखिए बचत पर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑन सेविंग। अपने पास रोक कर रखना एक बुद्धिमत्तापूर्ण आर्थिक पैसा नहीं रह गया है। अपने पास पैसा रोक कर रखना एक बुद्धिमत्तापूर्ण आर्थिक पैसा नहीं रह गया है। मुद्रास्फीति में हर बढ़ोतरी के साथ रुपया अपनी कीमत खोता जाता है। इसलिए लोग ज़्यादा जल्दी बैंक जाते हैं और अपने पास कम से कम रुपया रखकर अधिक से अधिक रुपया बैंक के बचत खातों में रखने की कोशिश करते हैं, ताकि जमा पर मिलने वाले ब्याज द्वारा मुद्रास्फीति से होने वाले घाटे को कम किया जा सके। बशर्ते कि बैंक बचत खाते पर धनात्मक ब्याज दे रहा हो। इसे मुद्रास्फीति की शू लेदर कॉस्ट के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें अपना जूता घिसते हुए लोगों को बार-बार बैंक जाने में अपना अमूल्य समय खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब है कि बचत दर में वृद्धि होती है, लेकिन ऐसा मुद्रास्फीति अल्पकालिक प्रभाव के तौर पर होता है। लेकिन ऐसा मुद्रास्फीति के अल्पकालिक प्रभाव के तौर पर आपको होता है। लंबी अवधि में देखिए यहाँ पर लंबी अवधि में उच्च मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में बचत दर को कमजोर कर देती है। जब मुद्रास्फीति कम होती है या बचत के साथ गिरावट का लक्षण दिखाती है, तो अल्पकाल में इसके ठीक विपरीत स्थिति पैदा होती है और दीर्घकाल में बचत बढ़ती है। अब देखिए ऑन खर्च पर, मतलब ऑन एक्सपेंडिचर, यहाँ देखिए EXPENDITURE ऑन एक्सपेंडिचर। देखिए मुद्रास्फीति खर्च के दोनों ही प्रकार उपभोग और निवेश को प्रभावित करती है। दाम बढ़ने से हमारे उपभोग का स्तर नीचे आता है, क्योंकि वस्तु और सेवाओं के लिए हमें ज़्यादा कीमत चुकानी होती है। बढ़ते दाम के प्रभाव को रोकने के लिए हम लोगों में यह प्रवृत्ति देखते हैं कि वे अपने उपभोग के स्तर में कटौती कर लेते हैं, जिससे उपभोग पर होने वाला खर्चा कम हो जाता है। इसी तरह जब कीमतें नीचे गिरती है तो ठीक इसके विपरीत परिस्थितियाँ बनती है। दूसरी तरफ मुद्रास्फीति निवेश के खर्च को बढ़ा देती है, क्योंकि रुपये या वित्त की लागत कम हो जाती है। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों के लिए एक फायदेमंद है। इसे इन्फ्लेशन प्रीमियम के तौर पर जाना जाता है। रुपये की कीमत कम होने की स्थिति में हालात ठीक विपरीत होता है।
अब आगे आपको 8वां पॉइंट है कर कर ये कर पर यानी कि ऑन टैक्स जिसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था के कर ढांचे मुद्रास्फीति दो तरह की विकृतियां पैदा करती है। पहला, अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर देते समय करदाताओं को परेशान होना पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर क्योंकि कुल कीमत पर लगाया जाता है, ऐसे में वस्तुओं की बढ़ी कीमतों की वजह से करदाता को ज़्यादा अप्रत्यक्ष कर देना होता है, जैसे भारत में कुछ सैंडविच, जीएसटी, वेट इत्यादि। इसी तरह मुद्रास्फीति की वजह से करदाता पर प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, ब्याज पर कर आदि का बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि करदाता की कुल आय इससे बढ़ जाती है और वो अधिकाधिक टैक्स स्लैब के ऊपरी स्लैब में पहुंच जाता है। लेकिन मुद्रास्फीति की वजह से रुपए की वास्तविक कीमत नहीं बढ़ती अपितु गिर जाती। इस समस्या को ब्रैकेट क्रीप आपको BRACKET ब्रैकेट क्रीप कहते हैं। कुछ अर्थव्यवस्था अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने प्रत्यक्ष करदाताओं पर इन विकृतियों के प्रभाव को रोकने के लिए अपने कर प्रावधानों की इसी तरह तैयार किया है। दूसरा, देखिए, जहाँ तक सरकार के कर संचय की बात है, मुद्रास्फीति से सकल कर राजस्व के मूल्य में बढ़ोतरी होती है, जबकि कर संचयन की वास्तविक कीमत की मुद्रास्फीति की मौजूदा दर से तुलना नहीं होती, क्योंकि सभी अर्थव्यवस्थाओं में कर संचयन में देरी होती है। आगे आपको यहाँ पर देखिए, हालांकि सरकारों को अपने उधार पर ब्याज के बोझ के मामले में लाभ मिलता है, क्योंकि मुद्रास्फीति से उधार लेने वाला फायदे में रहता है। वैसे यह फायदा राजकोषीय घाटे के सामयिक स्तर और कुल राष्ट्रीय कर्ज पर निर्भर करता है। अगर सरकार उच्च राजकोषीय घाटे की स्थिति में है तो मुद्रास्फीति एक कर के रूप में काम करता है। जैसे मुद्रास्फीति एक कर के रूप में काम करती है, जैसे मुद्रास्फीति का, जिसके जरिए सरकार लोगों के व्यय और उपभोग में कटौती कर अपने खर्च को पूरा करती है। अब नौवां पॉइंट, विनिमय दर पर देखिए, ऑन एक्सचेंज रेट। देखिए, हर मुद्रास्फीति के साथ अर्थव्यवस्था मुद्रा का अवमूल्यन होता है। हर मुद्रास्फीति के साथ अर्थव्यवस्था में मुद्रा का अवमूल्यन होता है, जबकि अर्थव्यवस्था उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था को अपनाती है। यद्यपि यह एक तुलनात्मक मामला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस विदेशी मुद्रा से अर्थव्यवस्था की मुद्रा की विनिमय दर की तुलना की जा रही है, उस पर भी आपको मुद्रास्फीति का दबाव हो। अब देखिए, 10वां देखिए, निर्यात पर ऑन एक्सपोर्ट यहाँ देखिए, मुद्रास्फीति के साथ किसी अर्थव्यवस्था के निर्यात योग उत्पादों को दुनिया के बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य का फायदा मिलता है। इसकी वजह से निर्यात का आकार बढ़ता है। ये ध्यान रहे कि यहाँ निर्यात की वैल्यू घट रही है और इसलिए निर्यात आय बढ़ती है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के निर्यात को मुद्रास्फीति से फायदा मिलता है। अर्थव्यवस्था का आयात करने वाले भागीदार एक स्थिर विनिमय दर के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके आयात व्यय बढ़ने लगते हैं। फिर आपको यहाँ पर है क्या कि आयात पर आपको ऑन एक्सपोर्ट। अब देखिए, आयात पर ऑन इम्पोर्ट देखिए, IMPORT ऑन इम्पोर्ट। मुद्रास्फीति की वजह से किसी अर्थव्यवस्था को कम आयात और आयात प्रतिस्थापन का फायदा मिलता है, क्योंकि विदेशी चीज़ें महंगी हो जाती है, लेकिन अनिवार्य आयात जैसे तेल, तकनीकी दवा आदि के मामले में अर्थव्यवस्था को ये लाभ नहीं मिलता है और उसे विदेशी मुद्रा बचाने में ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। अब देखिए, व्यापार संतुलन पर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑन ट्रेड बैलेंस। विकसित अर्थव्यवस्था के मामले में मुद्रास्फीति व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाती है, जबकि विकासशील देशों में मुद्रास्फीति उनके व्यापार संतुलन के लिए अनुकूल नहीं। ऐसा उनके विदेशी व्यापार के संगठन की वजह से होता है। विकासशील देशों को मुद्रास्फीति की वजह से निर्यात से जितना फायदा नहीं होता है, उससे ज़्यादा नुकसान उन्हें अपने अनिवार्य निर्यात की वजह से उठाना पड़ता है, जो मुद्रास्फीति की वजह से महंगा हो जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, रोजगार पर ऑन एम्प्लॉयमेंट देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देखिए, मुद्रास्फीति की वजह से अल्पावधि में रोजगार में इजाफा होता है, लेकिन दीर्घकाल में या तो यह बेअसर रहता है या फिर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको यहाँ पर देखिए, फिलिप्स वर्क देखिए, यहाँ पर आगे देखिए, आपको मजदूरी पर ऑन वेज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, मुद्रास्फीति की वजह से मजदूरी की नॉमिनल फेस वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि इसकी रियल वैल्यू, वास्तविक वैल्यू
इस वास्तविक वैल्यू गिर जाती है। यही वजह है कि मुद्रास्फीति क्रय शक्ति और मजदूरी पाने वाले कर्मचारी के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव होता है। इसी नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के भारत सरकार हर साल अपने कर्मचारियों को 2 बार महंगाई भत्ता देती है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट नंबर 15 देखिए यहाँ पे क्या स्वरोजगार मतलब ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड पे देखिए अल्पावधि में अल्पावधि में स्वरोजगार करने वाले अल्पावधि में स्वरोजगार करने वालों पर मुद्रास्फीति का ऋणात्मक असर नहीं पड़ता, लेकिन लंबे समय में यह उदासीन प्रभाव डालती है। अब देखिए अर्थव्यवस्था पर जिसको बोलते हैं भागों के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव जरूर जानना चाहिए। 1980 के दशक में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का अनुभव कहता है कि एक हद तक मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के स्वस्थ होने की निशानी है। मुद्रास्फीति इस खास स्तर को स्वस्थ प्लस हेल्दी रेंज कहते हैं और हर अर्थव्यवस्था को इसकी गणना करने की जरूरत होती है। इस रेंज की दोनों सीमाओं से बाहर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के स्वस्थ नहीं मानी जाती। भारत के मामले स्वस्थ नहीं मानी जाती। भारत के मामले में इसे 4 से 6% सीपीआईसी माना गया है, जो भारत मुद्रास्फीति कंफर्ट जोन के तौर पर देखी जाती है। जनवरी 2015 से इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ के लिए स्वस्थ रेंज आज 1 से 3% है। यही कारण है कि हर अर्थव्यवस्था आज अपनी मौद्रिक नीति के भाग के तौर पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग का इस्तेमाल करती है। देखिए तय या नियत रेंज की सीमा से आगे जाने पर अर्थव्यवस्था में इससे रिसेशन से मंदी तक की स्थिति आ सकती है। अब देखिए भारत मुद्रास्फीति जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन इन इंडिया, देखिए आपको हर अर्थव्यवस्था प्रभावी वित्तीय प्रशासन के मुद्रास्फीति की गणना करते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति की बहुपक्षीय प्रभाव ने इसे जरूरी बना दिया। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना 2 सूचकांकों पर करता है। थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI होता है। आपको देखिए CPI थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जहां मैक्रो लेवल पर नीतियां बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वहीं CPI मुद्रास्फीति माइक्रो लेवल के विश्लेषण के लिए इस्तेमाल की जाती है। CPI देखिए CPIC मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के देश की शीर्षक हेडलाइन मुद्रास्फीति होती है। दोनों में भी दर्शाई जा सकती है जो किसी खास आधार वर्ग से जुड़ी हो। अब देखिए थोक मूल्य सूचकांक जिसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। आप देखिए भारत में पहली थोक मूल्य सूची 10 जनवरी 1942 के हफ्ते के लिए बनी थी। भारत में पहली थोक मूल्य सूची 10 जनवरी 1942 के हफ्ते के लिए बनी थी। इसके लिए 19 अगस्त 1939 बराबर, इसके लिए आप 19 अगस्त 1939 बराबर 100 को खत्म हो रहे हफ्तों को आधार हफ्ता माना गया था। इसे भारत सरकार उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय की तरफ से प्रकाशित किया गया था। स्वतंत्र भारत में इसी श्रृंखला का पालन किया गया और इस सूची में आपको अधिक कमोडिटीज को शामिल किया गया। कमोडिटीज को शामिल किए जाने, उन्हें एक तार्किक महत्व दिए जाने के संदर्भ में कई बदलाव आने वाले वक्त में हुए, जिनमें थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष का पुनर्लेखन भी शामिल था। अभी तक थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 7 बार संशोधित किया जा चुका है। आधार वर्ष नीचे इस रूप में आपको दिया गया 1952-53 का। देखिए यहाँ पर आपको 1952-53 आधार वर्ष 112 वस्तुएं जून 1952 से जारी हुआ। देखिए 1952-53 आधार वर्ष 112 वस्तुएं जून 1952 से जारी हुआ। देखिए फिर आपको दूसरा 1961 आधार वर्ष 139 वस्तुएं जुलाई 1969 से जारी हुआ। 1970-71 आधार वर्ष 360 वस्तुएं जनवरी 1977 से जारी हुआ। और 1981 आधार वर्ष 447 वस्तुएं जनवरी 1989 से जारी हुआ। और आपको 1993-94 आधार वर्ष 435 वस्तुएं जुलाई 1999 से जारी हुआ। और 2004-5 आधार वर्ष 676 वस्तुएं सितंबर 2011 से आपको जारी हुआ। फिर आपको 2011 आधार वर्ष 2011 बार आधार वर्ष 697 वस्तुएं मई 2017 से जारी हुआ।
अब यहाँ पर देखिए आप क्या कि आपको संशोधित आपके यहाँ पर क्या है संशोधित थोक मूल्य सूचकांक संशोधित थोक मूल्य सूचकांक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिवाइज होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। देखिए आधार वर्ष 2011-12 आधार वर्ष 2011-12 की नई थोक मूल्य सूचकांक की श्रृंखला का सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई। पुरानी श्रृंखला का आधार देखिए पुरानी श्रृंखला का आधार वर्ष 2000 सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का वर्तमान आधार वर्ष भी 2011-12 ही। नई श्रृंखला देखिए नई श्रृंखला संबंधी सलाह देने के लिए सरकार द्वारा मार्च 2012 में एक कार्य दल की स्थापना की गई। तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य सौमित चौधरी की अध्यक्षता में थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला से जुड़े प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं। देखिए सूचकांक के तीन प्रमुख समूहों विनिर्मित उत्पाद जो आपको है प्राथमिक वस्तु ईंधन एवं ऊर्जा तथा विनिर्मित उत्पादों। मदों की संख्या देखिए मदों की संख्या बढ़कर 697 से 697 आपको हो गई। कुल 146 पुरानी मदों को हटाकर 101 इसमें 199 नई मदों को जोड़ा गया। मूल्य कोटेशन की संख्या में वृद्धि 52% किए जाने से ये सूचकांक पहले से अधिक प्रतिनिधित्वकारी है। कोटेशन की संख्या 5482 से बढ़ाकर 8331 की गई। फिर आपको यहाँ वस्तुओं के मूल्यों की गणना में अप्रत्यक्ष करों इनडायरेक्ट टैक्सेस में को शामिल नहीं किया गया। वस्तुओं के मूल्यों की गणना में अप्रत्यक्ष करों इनडायरेक्ट टैक्सों को शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अवधारणात्मक रूप से उत्पादक मूल्य सूचकांक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के समान हो गया। मदों कुल एग्रीगेट्स की गणना के लिए गुणात्मक माध्य जियोमेट्रिक मीन का उपयोग किया गया है, जो पुनः एक अंतर्राष्ट्रीय मान्य प्रक्रिया है। नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में भी इसी विधि का उपयोग किया गया है। पुरानी एवं देखिए यहाँ पर पुरानी एवं नई श्रृंखला की मदों उनके भारों एवं कोटेशन संबंधी तथ्यों का तुलनात्मक विवरण आपको तालिका 1.7 में आपको दिया गया है। तालिका 1.7 आपको यहाँ पर दिया गया है। खाद्य पदार्थों देखिए प्राथमिक समूह के एवं खाद्य उत्पादों विनिर्मित उत्पादों को सम्मिलित करके पहली बार एक नए थोक खाद्य मूल्य सूचकांक होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स की शुरुआत की गई। सीएसओ द्वारा पहले जारी किए जा रहे उपभोक्ता खाद्य सीएफपीआई के साथ बदलती संरचना इस बात को ध्यान में रखकर सरकार इस कार्य के एक उच्च स्तरीय तकनीकी समीक्षा समिति टीआरसी की स्थापना की गई। पहली बार स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग के सचिव द्वारा की जाएगी। मध्य 2019 में सरकार एक कार्य दल रमेश चांद सदस्य नीति आयोग की अध्यक्षता में की गई नीति आयोग की अध्यक्षता में की स्थापना की गई, जिसे थोक मूल्य सूचकांक से जुड़े कई मुद्दों की समीक्षा करने को कहा गया, जिनमें वर्तमान 2011-12 श्रृंखला का संशोधन, उत्पाद टोकरे की समीक्षा, मूल्य संबंधी आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधि, विशेषकर विनिर्मित उत्पादों के मूल्यों की समीक्षा इत्यादि विषय शामिल है। इस विशेष कार्यदल को थोक मूल्य सूचकांक की जगह एक उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई पर हस्तांतरण का रोड मैप तैयार करने का काम भी सौंपा गया। यहाँ देखिए एक तालिका आपको यहाँ पर तालिका 7.1 को थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तालिका 7.1 आपके यहाँ पर है। तालिका 7.1 में आपको यहाँ पर क्या है कि देखिए प्रमुख समूह है यहाँ पे है, फिर आपको भार है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम आपको यहाँ वस्तु की संख्या है, तीसरे आपको प्रचलित मूल्य है। यहाँ पर देखिए कुल वस्तुएं देखिए कुल वस्तु 2004-5 में 100 था 2011 में 100 ही रहा। भार यहाँ पर भार कुल वस्तु का आपको भार रहा। वस्तु की संख्या 2004-5 में 676 था और संख्या 2011-12 में भी आपको 697 हुआ। और प्रचलित मूल्य जो 2004-5 में था वो 5482 था और मूल्य आपको 8331। ये आपको एक मूल्य देखिए यहाँ पे एक आपको तालिका है। इस तालिका का हमें शायद उतना ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ देखिए प्राथमिक वस्तुएं आपको है, फिर आपको ईंधन ऊर्जा है, फिर आपको यहाँ पर विनिर्मित उत्पाद भी आपके यहाँ पर है।
तो आप ये देखिए पार्थिव वस्तुएँ जो आपको था भार पार्थिव वस्तु का 2004-5 में आपको भार 20.12 था और आपके यहाँ पर देखिए ईंधन ऊर्जा का भार 2004-5 आपको 14.91 था और विनिर्मित उत्पाद का भार 2004-5 में आपको 64.97 था। अब देखिए वस्तु की संख्या आपको इस प्रकार देखिए यहाँ पर आगे देखिए विनिर्मित उत्पाद में प्रचलित मूल्य आपको 2004-5 में 4,831 था। ईंधन और ऊर्जा में प्रचलित मूल्य आपको 2004-5 में 72 था। पार्थिव वस्तुएं में आपको प्रचलित मूल्य कितना 579 था। कुल आपको 5,482 2004-5 में आपको था। ये उतना डाटा की जरूरत नहीं है। अब हम इससे आगे जो आप यहाँ पर बच रहा है, इससे आगे जो आपके यहाँ पे इससे आगे जो आप यहाँ बच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये हम इस अगले वीडियो में यहाँ पर चर्चा करेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।